हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एडुहर्ट्स जुडिशरी। छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू कोड के लिए आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11, जो रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू की बात करता है। चैप्टर नंबर 11, रियलाइजेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टाइम टू टाइम आप तक पहुंच जाए। उसके साथ ही अगर आपको ये लेक्चर बेनिफिशियल लग रहे हैं, यूजफुल लग रहे हैं, तो इनको आप शेयर करिए, वीडियोस को लाइक करिए, है ना, ताकि मुझे भी पता पड़े कि इस तरह के और कंटेंट आपके लिए बनाने हैं या नहीं बनाने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। सेक्शन नंबर 137 से। लैंड रिवेन्यू फर्स्ट चार्ज ऑन लैंड। इसका मतलब होता है कि जो भी लैंड रिवेन्यू है वो क्या होगा, कोई भी जमीन है, कोई भी लैंड है, उसके ऊपर पहला जो दायित्व बनता है, जो चार्ज क्रिएट होता है, वो सबसे पहला जो चार्ज है या जो दायित्व है वो है लैंड रिवेन्यू पे करने का। किसी भी लैंड का पहला प्रथम दायित्व है या उसके होल्डर का प्रथम दायित्व है लैंड रिवेन्यू पे करने का। ठीक। एंड ऑन द रेंट्स एंड प्रॉफिट्स देयर ऑफ। तो ये तो हो गया हमारा पहला सेक्शन, इंडेक्स वाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी और कुछ भी नहीं। उसके आगे 138 रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू। अब जैसे ही फर्स्ट चार्ज क्रिएट हुआ लैंड पे, तो उसको लैंड रिवेन्यू पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी? वो उसकी रहेगी जो उस लैंड का होल्डर होगा। इधर वो भूमि स्वामी हो सकता है अगर भूमि स्वामी राइट्स के तहत है, या फिर गवर्नमेंट लेजी है तो गवर्नमेंट लेजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी पे करने की। ठीक है, आगे वेर देयर आर मोर देन वन भूमि स्वामी और लेजी। अगर एक से ज्यादा भूमि स्वामी और लेजी हुए हैं तो वो सारे ही लायबल होंगे, इधर जॉइंटली या फिर सेवरली। ठीक, चलिए। लैंड रिवेन्यू रिकवरेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन पोजेशन, सेक्शन 139। सेक्शन 139 क्या बोलता है कि जो भी लैंड रिवेन्यू है वो किससे रिकवरी होगी? सबसे पहले तो जो होल्डर है, जिसका दायित्व है, उससे रिकवर करेंगे। इन केस अगर वो नहीं है वहां पे या फिर वो नहीं दे पाता है ना, डिफॉल्ट कर जाता है किसी कारणवश, तो फिर किसकी जवाबदारी बनेगी? जो उसके पोजेशन में है, अभी लैंड जिस इंसान के पोजेशन में है उससे ये वसूला जाएगा। ठीक है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट बाय एनी पर्सन हु इज प्राइमरी लायबल। प्राइमरी लायबल कौन होगा? होल्डर। उसने डिफॉल्ट करा अंडर 138, तो द लैंड रेवेन्यू इंक्लूडिंग अरियर शैल बी रिकवरेबल फ्रॉम एनी पर्सन इन पोजेशन ऑफ द लैंड। तो जिसके पोजेशन में है उससे रिकवरी होगी। आगे प्रोवाइडेड एट सच पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट। ठीक है, अब इससे एक बार आपने रिकवरी तो करवा ली, लेकिन क्या इसकी लाइबिलिटी बन रही थी? नहीं। तो जब बाद में होल्डर से रिकवरी होगी, होल्डर से जब रिकवरी होगी, ठीक है ना, उस केस में क्या होगा? इससे जो भी अमाउंट आपने लिया था, सरकार ने लिया था, वसूला था, वो इसको क्या हो जाएगा? रिफंड हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, रिफंड। आगे डेट्स ऑन विच लैंड रिवेन्यू फॉल्स ड्यू एंड इज पेएबल। बहुत इंपॉर्टेंट आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए। सेक्शन नंबर 140। सेक्शन नंबर 140, डेट्स ऑन विच लैंड रिवेन्यू फॉल्स ड्यू एंड इज पेएबल। तो कब ड्यू होगा ये? कौन सी तारीख को ड्यू होगा? ऑन द फर्स्ट डे ऑफ डेट ईयर, है ना, फर्स्ट डे ऑफ डेट ईयर। और ये ईयर कौन सा होगा आपका? रेवेन्यू ईयर। रेवेन्यू ईयर स्टार्ट कब से होता है हमारा? हमने देखा था 1 अक्टूबर। तो इस तारीख को तो 1 अक्टूबर को ये ड्यू हो जाएगा, है ना। उसके बाद में एक प्रिस्क्राइब्ड डेट भी यहां पे दे रखी है कि आपको इस तारीख तक उसको पे करना है। और ये जो प्रिस्क्राइब डेट रहेगी, अभी हम प्रोविजन में देखेंगे, इन दोनों के बीच का जो समय रहेगा, जिस डेट को ये लैंड रिवेन्यू ड्यू हो रहा है और जो प्रिस्क्राइब डेट रही है आपकी, ये लास्ट डेट है पेमेंट करने की, इसको हम बोलेंगे
ग्रेस पीरियड, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं इस प्रोविजन में। पहला तो हमने देख लिया फर्स्ट डे वाली बात, जो 1 अक्टूबर को ड्यू होगा। उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट क्या सहूलियत दे सकती है आपको कि आप ये जो लैंड रिवेन्यू है इसको इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट की जो भी डेट्स रहेगी, किस इंस्टॉलमेंट को आपको पे करना है, कौन सी तारीख को, वो सब डिसाइड करेगी स्टेट गवर्नमेंट, है ना। डेट्स वगैरह डिसाइड करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास में रहेगा। आगे किस अथॉरिटी को ये लैंड रिवेन्यू फर्निश करना है और कौन सी जगह ये फर्निश करना है ना, किसके जुरिस्डिक्शन में वो प्लेस फॉल हो रही है जहां पे लैंड रिवेन्यू करना है, ये सब भी डिटरमाइन स्टेट गवर्नमेंट करेगी और बताएगी। आगे किस मोड में करना है ये बताया गया है इस सेक्शन में। ये हो सकता है इधर कैश कैश टेंडर कर दीजिए, है ना, लैंड रिवेन्यू के रूप में, या फिर अगर कैश टेंडर नहीं हो पाता है तो मनी ऑर्डर के थ्रू भी आप लैंड रिवेन्यू पे कर सकते हैं। लेकिन इसका जो भी मनी ऑर्डर का खर्चा होगा वो जो रेमिटर है उसको खुद ही उठाना पड़ेगा, है ना, जो पे कर रहा है उसको खुद ही उठाना पड़ेगा। ठीक है। एनी पीरियड इलेप्सिंग बिटवीन द फर्स्ट डे ऑफ द रेवेन्यू एंड एनी डेट फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, जैसा हमने देखा था जिस तारीख को ड्यू हो रहा है और उसके साथ में जो डेट बताई गई है आपकी फिक्स करी गई है कि इस डेट तक आपको पे करना है, उन दोनों के बीच का जो समय होगा वो ग्रेस पीरियड कहलाएगा। आगे देख लेते हैं सेक्शन 141 डेफिनेशन ऑफ अरियर एंड डिफॉल्टर। अरियर एंड डिफॉल्टर, ये सेक्शन समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट कि राजस्थान का नोटिफिकेशन इशू हो चुका है, एडवर्टीजमेंट आना बाकी है ना। तो लगभग लगभग हम कम से कम समय भी माने तो हमें 3-4 महीने का समय अपने पास में अभी हमको देखने को मिल रहा है एग्जामिनेशन डेट से। ठीक है, तो लगभग आपकी अगस्त या सितंबर के आसपास एग्जामिनेशन कंडक्ट होने की संभावना है। कुछ गारंटी नहीं है, कोई श्योरिटी नहीं है, जो प्रतीत हो रहा है अभी वो बता रहे हैं एग्जामिनेशन अगस्त या सितंबर तक कंडक्ट हो सकता है। उसके साथ ही ये तो राजस्थान का था, एमपी का एग्जाम भी ड्यू है, वो भी कभी भी नोटिफाई हो सकता है। तो हम लोग एक कंप्रहेंसिव बैच लॉन्च कर रहे हैं, कंप्रहेंसिव बैच फॉर द क्रैश कोर्स ऑफ बोथ द एग्जामिनेशन राजस्थान एंड एमपी। इसमें होगा ये कि साइमल्टेनियसली आप राजस्थान और एमपी दोनों के लिए तैयारी कर पाएंगे। मेजर एक्ट्स तो सिमिलर हैं, हम साथ में कर लेंगे, पैटर्न भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो हमें कोई तकलीफ नहीं आएगी अलग से पढ़ने के लिए। उसके अतिरिक्त जो माइनर लॉ या लोकल लॉ हैं आपके, वो भी सारे कवर करवाए जाएंगे। तो अगर कोई चेंजेस भी आते हैं राजस्थान के कोर्सेज में तो इसलिए हम इतना समय लेके चल रहे हैं कि स्टार्टिंग हम करेंगे मेजर एक्ट से, और तब तक अगर सिलेबस आ जाता है उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो हम उसको भी कवर कर लेंगे। तो कुल मिला के सिंगल बैच में आप डिफरेंट स्टेट की जुडिशरी की तैयारी करेंगे, यहाँ पे सिंगल फीस पे करके दोनों स्टेट की तैयारी हो जाएगी एक पर्टिकुलर टाइम में, 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, है ना। उसके साथ में इस बैच में क्या रहेगा, आपका लाइव लेक्चर्स रहेंगे। ठीक है, लाइव लेक्चर्स अगर आप किसी कारणवश अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके साथ में डेली टेस्ट, जो भी सब्जेक्ट कवर होगा उसका डेली टेस्ट आपको वहां पे असाइन करा जाएगा, ताकि आपका रिवीजन जो है वो हाथों हाथ अच्छे से होते जाए। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ये बैच हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। आप अगर इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो 7987136444 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, फोन लगा सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त हमारी जो ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पे भी जाके आप मुझसे मैसेज में बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस कोर्स के बारे में। ये बैच हमारी चालू होगी 1 मार्च से, बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड पे। अगर आप इंदौर में रह रहे हैं तो आप ऑफलाइन भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल फी में दोनों कोर्सेज जो रहेंगे राजस्थान और एमपी के इंक्लूडिंग टेस्ट वो कवर करवाए जाएंगे। फीस जो रखी गई है वो रखी गई है 14,999। और अगर आप इसमें 1 मार्च मतलब जिस दिन बैच स्टार्ट होगी उसके पहले पहले इनरोल कर लेते हैं तो 10% का इसमें आपको
रिबेट या डिस्काउंट और आपको मिल जाएगा। तो और आगे की डिटेल्स अगर आपको चाहिए और भी कोई डाउट हो, क्वेरीज हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, चलिए हम देख रहे थे सेक्शन 141। एरियर क्या होगा और डिफॉल्टर क्या होगा, दो डिफाइन करेगा यहाँ पे। एरियर जो भी लैंड रेवेन्यू है जो आपका दायित्व बन रहा था पर्टिकुलर डेट को आपको पे करने का, आपने पे नहीं करा है तो वो एरियर कहलाएगा। डिफॉल्टर क्या होगा, जिस भी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी लैंड रेवेन्यू पे करने की, उसने पे नहीं करा है तो वो डिफॉल्टर हो जाएगा। बहुत सिंपल। ठीक है, पटेल, पटवारी, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत बाउंड टू गिव रिसिप्ट। वन 42 यहाँ पे जो अथॉरिटीज बनाई हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये जो अथॉरिटीज हैं आपके पटेल हुए, पटवारी हुई, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत, अगर ये कोई पेमेंट रिसीव कर रहे हैं एज एन एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू या फिर लैंड रिवेन्यू, तो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो होल्डर है या जो पेई है ना, पेयर है, पेई नहीं पेयर, जो देता है वो पेयर होता है ना, जो पे कर रहा है लैंड रिवेन्यू, उसको एक रिसिप्ट प्रोवाइड कराएं ये लोग कि हाँ इस अमाउंट का आपने यहाँ पे पेमेंट करा है एज लैंड रिवेन्यू। अगर इन केस ये लोग फेल कर जाते हैं रिसिप्ट प्रोवाइड कराने में, है ना, पटेल, पटवारी या फिर ग्राम सभा का कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ग्राम पंचायत का कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन, तो फिर उसके खिलाफ क्या होगा, ऑन एप्लीकेशन ऑफ द पेयर ही शैल बी लायबल ऑन द ऑर्डर ऑफ तहसीलदार, है ना। तो जो पेयर है अगर उसको ये रिसिप्ट नहीं मिलती है तो वो एप्लीकेशन देगा तहसीलदार को और फिर तहसीलदार साहब पेनल्टी इंपोज करेंगे उनके ऊपर। ठीक है, पेनल्टी इंपोज करेंगे नॉट एक्सीडिंग डबल द अमाउंट पेड। कितनी अमाउंट, डबल। ये प्रिलिमिनरी के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां से कौन प्रोवाइड कराएगा, है ना, एप्लीकेशन लगाई जाएगी, उसके बाद में तहसीलदार ऑर्डर देगा और पेनल्टी इंपोज करेगा डबल द अमाउंट ऑफ द रेंट पे। अगर मान लीजिए 10,000 का एलआर था आपका, आपने वो टेंडर करा और उसकी रिसिप्ट नहीं दी तो 20,000 हो जाएगा। डजेंट मैटर, यहाँ पे जो आपकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही थी वो 1 लाख देने की थी, 1 लाख में से 10,000 भी दिया है ना, तो उसका जो अमाउंट रहेगा वो आपको यहाँ पे डबल होके एज अ पेनल्टी प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू। अब यहाँ पे तो रिसिप्ट की पेनल्टी हमने देख ली, अब हम देखेंगे कि डिफॉल्ट हुआ है लैंड रिवेन्यू पे करने में 143 में। तो इफ एनी इंस्टॉलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इज नॉट पेड विद इन 1 मंथ ऑफ द प्रिस्क्राइब डेट, है ना, जिस तारीख को ड्यू हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो ग्रेस पीरियड वाली बात थी और प्रिस्क्राइब डेट थी फिक्स कि हाँ इस डेट को आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी है या फिर फुल अमाउंट पे करना है ना, हम इंस्टॉलमेंट यहाँ पे लिखा है उसको लेके चलते हैं। तो जिस डेट को आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी थी आप क्या कर गए, डिफॉल्ट कर गए, तो उसके 1 महीने के भीतर भीतर ऑन द ऑर्डर ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, 1 महीने के भीतर एसडीओ क्या करेगा, आपको इम्पोज अ पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट नॉट सो पेड। ठीक है, यहाँ पे ओमिट कर दिया गया है जो पहले 10% वाली चीज लिखी गई थी, तो जो पेनल्टी वो उचित समझेगा वहां पे, है ना, वो लगा देगा आपके ऊपर। वो 1 रुपया भी हो सकती है या फिर नील भी हो सकती है और आपको जो अमाउंट है वो पे करनी रहेगी। फिर इम्पोज द पेनल्टी नॉट एक्सीडिंग ऑफ द अमाउंट नॉट से पेड, है ना, तो जो पेनल्टी रहेगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, वो आपकी जो लाइबिलिटी बन रही थी एलआर की उससे ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। ठीक, उस अमाउंट से ज्यादा नहीं बढ़ेगी। अब एक प्रोविजो है उसमें बताया गया कि अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई ऐसा ऑर्डर दिया है कि आपको लैंड रिवेन्यू फॉर पर्टिकुलर पीरियड नहीं पे करना है, किसी भी रीजन से, किसी भी सर्कमस्टेंस में अगर आपको छूट दी गई है, सस्पेंड करा गया है, तो उस केस में इस तरह का कोई भी ऑर्डर एसडीओ नहीं निकालेगा, ये नहीं माना जाएगा कि आपने डिफॉल्ट करा है बस। ठीक, आगे सेक्शन नंबर
144 रेमिशन और सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू ऑन फेलियर ऑफ क्रॉप्स। 144 सस्पेंशन एंड रेमिशन फेलियर ऑफ क्रॉप्स की बात करी गई है। इस चीज को याद रखिएगा 144 में। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, माफी दे सकती है कि ठीक है आप लैंड रेवेन्यू या इधर फुल अमाउंट में पे मत करिए या फिर एक पर्टिकुलर पोर्शन उसका पे मत करिए, उसके लिए आपको छूट दी गई है। कुल मिला के बातें, माफी दी गई है, छूट दी गई है, या फिर सस्पेंड करा गया है कि इस पीरियड के लिए जो लैंड रेवेन्यू बन रहा है वो आप अभी पे मत करिए, उसको बाद में देखा जाएगा, है ना। सस्पेंशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन ईयर्स इन विच क्रॉप्स हैव फेल्ड इन एनी एरिया, जिस समय अगर क्रॉप्स फेल हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, ऐसी कोई चीजें होती है, अत्यधिक बारिश होती है, तो उन सब परिस्थितियों को देखते हुए स्टेट गवर्नमेंट इस तरीके के आपको लाभ दे सकती है, इधर बाय वे ऑफ रेमिशन और सस्पेंशन। और क्या कर सकती है, इन कंसिक्वेंस ऑफ एनी ऑर्डर मेड अंडर एनी लॉ बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सच रेमिशन सस्पेंशन शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। ठीक है, अब अगर इस तरह का कोई सस्पेंशन या रेमिशन हुआ है तो नो अपील और रिवीजन शैल लाई अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय रेवेन्यू ऑफिसर अंडर सच एंड नो सूट शैल लाई इन अ सिविल कोर्ट, है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कोई भी अपील और रिवीजन या फिर सिविल कोर्ट में कोई भी केस दाखिल नहीं हो पाएगा। सर्टिफाइड अकाउंट टू बी एविडेंस एज टू अरियर एंड डिफॉल्टर 145 सेक्शन नंबर 145 सर्टिफाइड की बात कर रहा है। दो चीजों का, एक तो अमाउंट, अगर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया गया है सरकार के द्वारा या पब्लिक ऑफिसर के द्वारा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाया गया है कि इतनी इतनी लाइबिलिटी बन रही है ना, तो उसको ये माना जाएगा, प्रिज्यूम करा जाएगा कि ये सर्टिफाइड अमाउंट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर जो आदमी है उसने पे नहीं करा है तो उसको डिफॉल्टर यहां पे प्रिज्यूम करा जाएगा, है ना। We presume to be correct statement of the arrears payable to the government or its amount and of the person who is defaulter until the contrary is proved। जिसने पे नहीं करा उसको डिफॉल्टर प्रिज्यूम करा जाएगा until the contrary is proved, जब तक कि एविडेंस ऐसे नहीं लाए जाए कि इस प्रिजम्पशन को वो नल एंड वॉइड कर दें। नो नोटिस टू डिफॉल्टर शैल बी नेसेसरी बिफोर ड्राइंग ऑफ द स्टेटमेंट रिफर्ड, है ना। डिफॉल्टर को किसी भी तरह कोई नोटिस इशू करने की यहाँ पे जवाबदारी नहीं है स्टेटमेंट ड्रॉ करने से पहले, इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट को ड्रॉ करने से पहले कि भैया हम आपका खाता बना रहे हैं कि आपने इतना इतना पे नहीं करा इस समय, तो अगर आप कुछ कहना चाहें तो ऑफिस में आके कह सकते हैं। तो इस तरह की कोई भी सुविधा डिफॉल्टर को नहीं दी जाएगी, कोई नोटिस डिफॉल्टर को नहीं दिया जाएगा। नोटिस ऑफ डिमांड, नोटिस ऑफ डिमांड में बस इतना ध्यान रख लो, दो अथॉरिटीज तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो हैं वो नोटिस दे सकते हैं कि आपका इतना लैंड रेवेन्यू है जो बकाया है, आप उसको पे करिए। बिकॉज नोटिस ऑफ डिमांड टू बी सर्व्ड ऑन एनी डिफॉल्टर बिफोर द इश्यू ऑफ एनी प्रोसेस अंडर सेक्शन 147, है ना। तो 147 में क्या बताया गया, एक प्रोसेस बताई गई है रिकवरी की। उस रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले पहले एक फाइनल चेतावनी के रूप में एक नोटिस इशू करते हैं तहसीलदार एंड नायब तहसीलदार अंडर सेक्शन 146। ठीक है, एक बार वो हो जाता है, चाहे वो आदमी जिसको नोटिस गया है तो वो पे कर दे और अपने दायित्व से मुक्त हो जाए, अगर नहीं तो फिर यहाँ पे 147 में रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट होती है, जो कि किस मोड पे चलती है हम देखेंगे अब, है ना। ये जो प्रोसेस रहेगी रिकवरी की, ये अगेन कौन चालू करेगा, कौन इनिशिएट करेगा, तहसीलदार। 147 में अथॉरिटी है तहसीलदार। बाय एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस, कोई भी नीचे दी हुई एक प्रोसेस को अडॉप्ट कर सकता है, ऑप्ट कर सकता है, या फिर एक से ज्यादा, है ना, दो या तीन। उसको लिए ऐसा नहीं कि आपने अगर सिर्फ एक कर ली है, सेल एंड अटैचमेंट कर लिया है, तो दूसरी प्रोसेस नहीं इशू कर सकते हैं, दूसरे मोड पे नहीं जा सकते, तो भी साइमल्टेनियसली वो ऑप्ट कर सकता है ना। तो सबसे पहली है ए में अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, इसको शॉर्ट में अटैचमेंट सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ये ए। बी में, बी नहीं, पहले हम कर लेते हैं सी, ठीक है, वो भी ऐसा है सिमिलर, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक, आगे आते हैं बी में अटैचमेंट एंड सेल ऑफ द होल्डिंग ऑन विच अरियर इज ड्यू, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ होल्डिंग जिसपे अरियर ड्यू था, और अगर वो जो होल्डिंग है वो एक से ज्यादा सर्वे नंबर या प्लॉट नंबर की है
तो क्या होगा ऐसे में, बाय सेल ऑफ एनी वन और मोर ऑफ सच सर्वे नंबर और प्लॉट नंबर, ठीक है ना, एक से ज्यादा सर्वे नंबर प्लॉट नंबर है तो किसी एक को भी उठा के सेल कर सकते हैं, और अगर वो इतना अमाउंट रिकवरी के लिए जो है वो पर्याप्त दे दे, है ना, तो वो एक सेल, सर्वे नंबर की एक जो सेल है वो भी काफी है। रिकवर द एरियर्स प्रोवाइडेड एट नो होल्डिंग शैल बी सोल्ड फॉर रिकवरी ऑफ एनी ड्यूज ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का कोई ड्यू निकल रहा है तो इस तरह से कार्रवाई नहीं होगी, डायरेक्टली सेल आउट नहीं होगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 154A में कुछ प्रोसीजर दे रखा है, वो हमको देखना पड़ेगा पहले और उसके अनुसार हमको चलना पड़ेगा, सीधे हम इस तरह से नहीं चल पाएंगे। आगे, बाय अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग ऑन विच अरियर इज ड्यू एंड लेटिंग द सेम, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, अटैचमेंट एंड सेल कर दिया था होल्डिंग जिस पे ड्यू था एरियर। यहाँ पे नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अटैचमेंट एंड लेटिंग होगा, है ना, अटैचमेंट कर दिया उस होल्डिंग का और लेट कर दिया, किसी और को किराए पे दे दिया फॉर रिकवरी ऑफ द पेमेंट, कि ठीक है जितना भी आएगा किराया वो हम इसके अगेंस्ट में यूटिलाइज कर लेंगे, लैंड रेवेन्यू के अगेंस्ट में। आगे, अटैचमेंट ऑफ एनी अदर होल्डिंग बिलोंगिंग टू द डिफॉल्टर विच इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, अगर कोई उसकी होल्डिंग है तो उसको भी अटैच कर सकते हैं और उसको भी किराए पे दे सकते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर अंडर सेक्शन 154A। बाय अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी अदर रिमूवल प्रॉपर्टी, ये जो था लास्ट वाला ये हमने यहाँ पे देख लिया, है ना, तो ये कुछ मोड बताए गए हैं, लगभग एक जैसे ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक एक दो बार आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आगे, ए और सी वाली जो बात थी, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, अटैचमेंट एंड सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो कब परमिट नहीं है ना, कुछ कंडीशंस दे रखी हैं, उनमें आपको ये नहीं करना है। कहाँ कहाँ पे किन का अटैचमेंट और सेल नहीं होगा, नेसेसरी वियरिंग अपैरल, कुकिंग वेसल्स, बेड्स एंड बेडिंग, है ना, तो जो जरूरी कपड़े हैं पहनने के या फिर खाने के जो सामान है, बर्तन है, उनका अटैचमेंट नहीं होगा, नहीं तो इंसान कैसे जिएगा उसके बिना, है ना, या फिर जो आपके रिलीजियस यूसेज में जो ऑर्नामेंट्स यूज होते हैं, वो सारी चीजें जो हैं जो सदियों से चली आ रही है और आपके पास में रहने चाहिए, उनका भी अटैचमेंट यहाँ पे नहीं बताया गया है। इसके अतिरिक्त अगर एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो जो भी आपके टूल्स रहते हैं, टूल्स ऑफ आर्टिसंस रहते हैं, जितने भी चीजें आपकी जरूरत की हैं उनका अटैचमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास में कोई मैकेनिकल पावर के थ्रू चलने वाली डिवाइस है ना, एक्सेप्ट एन इंप्लीमेंट ड्रिवन बाय मैकेनिकल पावर, जैसे ट्रक हुआ ये हुआ, तो उनका अटैचमेंट हो सकता है। एंड सच कैटल एंड सीड एज मे बी इन द ओपिनियन ऑफ तहसीलदार, है ना। आगे, आर्टिकल सेड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस फॉर द यूज ऑफ रिलीजियस एंडोमेंट्स, जो भी आर्टिकल्स रिलीजियस एंडोमेंट्स के लिए एक्सक्लूसिवली यूज हो रहे हैं, ऐसी कोई रीति रिवाजों में यूज हो रहे हैं, दिया गया है आपको, तो उनका भी अटैचमेंट नहीं होगा। उसके अलावा जिस घर में आप रह रहे हैं या जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उससे लगा हुआ कोई जमीन है, खेती है ना, वो भी आप से अटैच नहीं होगी, ठीक है, बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरलिस्ट एंड ऑक्यूपाइड बाय हिम, ठीक है, तो घर रहने के लिए जो रहेगा वो भी अटैच नहीं होगा। आगे, प्रोवाइडेड फॉर दैट द प्रोसेस स्पेसिफाइड इन क्लोज बी, क्लोज बी में हमने देखा था एक से ज्यादा सर्वे नंबर वाली बात थी कि उसको अटैच करके सेल कर देंगे या फिर सबको अटैच करके जिसपे जो होल्डिंग है उस पे एरिया ड्यू है तो उसको अटैच करके सेल कर देंगे, है ना, ये हमने देखा था। वो कब अप्लीकेबल नहीं होगा, सेल ऑफ होल्डिंग वेयर द डिफॉल्टर होल्ड्स 6 हेक्टेयर्स और लेस देन 6 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड इन शेड्यूल्ड एरिया, अगर डिफॉल्टर के पास में शेड्यूल्ड एरिया में उसकी जमीन है और उसके पास में कितनी मेजरमेंट की जमीन है, 6 हेक्टेयर्स या फिर लेस देन 6 हेक्टेयर्स, तो फिर बी वाला जो प्रोविजन था हमारा वो अप्लीकेबल नहीं होगा अटैचमेंट एंड सेल का। या फिर शेड्यूल्ड एरिया के अतिरिक्त किसी और एरिया में जगह है, उसकी कोई होल्डिंग है, लैंड है, और वो 4 हेक्टेयर्स या फिर लेस देन 4 हेक्टेयर्स की है, तो फिर उसका भी अटैचमेंट एंड सेल नहीं होगा। ये दो बातें आपकी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 6 हेक्टेयर शेड्यूल्ड एरिया में, 4 हेक्टेयर्स अदर एरिया में, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बहुत बार पूछे गए हैं। कॉस्ट रिकवरेबल एज पार्ट ऑफ अरियर, अब जो भी 146 या 147 में नोटिस भेजे थे या रिकवरी की प्रोसेस स्टार्ट करी थी, उसकी जो भी कॉस्ट है वो किस तरह से वसूली जाएगी, एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू वसूली जाएगी उन्हीं से जिनने डिफॉल्ट करा है, ठीक है। 149 इन्फोर्समेंट ऑफ प्रोसेस इन अदर डिस्ट्रिक्ट, तो 147 में जो आपने रिकवरी स्टार्ट करी है वो उस डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकती है जिसमें डिफॉल्ट करा गया है, या फिर किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में होल्डिंग है तो वहां पे भी इसको इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड सी वाली बात जो करी गई थी, एंड सी में अटैचमेंट सेल ऑफ मूवेबल एंड अटैचमेंट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक, तो यहां तक क्लियर।
अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 150 से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऐप पे आप जाके एनरोल कर सकते हैं खुद को। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहां पे भी आप जुड़ सकते हैं। और अगर कोई भी क्वारी, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे व्हाट्सअप नंबर जो मैंने बीच में आपको दिया था 7987136444, उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अगर राजस्थान एमपी जो कॉम्प्रहेंसिव बैच आ रही है उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स वहां पे अवेलेबल रहेंगी, बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक करते रहिए अपनी तैयारी। थैंक यू सो मच।